Hello, very good afternoon, students. So, from this lecture, we are going to start the next chapter of design of concrete structure, that is limit state method. Okay. So, student, अभी इस लेक्चर से हम लोग सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिट स्टेट मेथड, है ना। तो जो सेकेंड लेक्चर है यानी जो सेकेंड चैप्टर है उसमें जो पहला लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। और ये पूरे चैप्टर में हम लोगों को लिमिट स्टेट मेथड से रिलेटेड जो इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजंस बताए गए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड जब मैं पढ़ा रहा था उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था और वो सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है। ओके। और इससे पहले जितने भी लेक्चर कराए गए हैं वो सारे लेक्चर्स आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें और उसका नोट्स को प्रिपेयर करें, है ना, ताकि जब आप इस लेक्चर पर आएँ तो आपको ये चीज़ें समझ में आए, है ना। लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस में डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए, तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस के सारे लेक्चर्स को आप लोगों ने कंप्लीट किया है। ओके। सो अभी मैं स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम बनाना चाहता हूँ माइल्ड स्टील का, ठीक है। और उस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम की सहायता से, उसकी मदद से मैं एक बार आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से ये जो हमारा है एक्स एक्सिस है जहाँ पे स्ट्रेन होता है और यहाँ पे वाई एक्सिस है जहाँ पे हमारा स्ट्रेस होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ दूर तक यहाँ पे हुक्स लॉ को फॉलो करता है ना, माइल्ड स्टील, है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होता है ना। फिर यहाँ से अपर एंड पॉइंट होता है, फिर यहाँ से लोअर एंड पॉइंट होता है, फिर से इस तरीके से नेकिंग रीजन फॉर्म होता है, फिर से अल्टीमेट पॉइंट, फिर से आगे ब्रेकिंग पॉइंट होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये जो है ब्रेक कर जाता है ना। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये, ब्रेकिंग पॉइंट है। ओके। और यहाँ पे जो होता है ये अल्टीमेट पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है, अल्टीमेट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ अल्टीमेट पॉइंट। ये क्या हो गया, अल्टीमेट पॉइंट, है ना। और यहाँ पे होता है अपर यील्ड पॉइंट। क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट। ये मैंने बहुत पहले आपको ऑलरेडी बताया था, तो एक बार इसको मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ। और ये वाला होता है, इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो लोअर यील्ड पॉइंट होता है ना। क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से ओ से लेकर के ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो है हुक्स लॉ वैलिड कर रहा है। एक तो यहाँ तक ओ से लेकर के ए तक, और जैसे यहाँ से लेकर आपका हुक्स लॉ क्या है, वैलिड कर रहा है। उसके बाद यहाँ से हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है थोड़ा सा, उसके बाद फिर से यहाँ पे अपर यील्ड पॉइंट आ रहा है, फिर से यहाँ लोअर यील्ड पॉइंट, फिर से ऐसे नेकिंग रीजन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन आ रहा है, फिर यहाँ पे आकर के अल्टीमेट पॉइंट पे आ रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेकिंग कर जा रहा है। तो हम मटेरियल के स्ट्रेंथ को पूरा यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे हम अपने डिज़ाइन को कहाँ तक करते हैं, अल्टीमेट पॉइंट तक करते हैं। अल्टीमेट पॉइंट यानी कि यहाँ पे जब ब्रेकिंग कर रहा है हमारा पॉइंट, उस ब्रेकिंग पॉइंट से पहले तक, यहाँ पे जो ब्रेकिंग कर रहा है इस ब्रेकिंग पॉइंट से पहले तक हम अपने जो भी स्टील है और जो भी कंक्रीट है वहाँ तक हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेट पॉइंट तक। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम अल्टीमेट पॉइंट तक डिज़ाइन करेंगे तो हमारा मटेरियल का जो भी स्ट्रेंथ है, जो स्टील हम यूज़ कर रहे हैं उसके पूरे स्ट्रेंथ को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और हम जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आ पाएगा, है ना। जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर में हम लोग क्या करते थे कि उसके वर्किंग लोड तक, उसके वर्किंग कैपेसिटी तक हम मटेरियल को डिज़ाइन करते थे, है ना। ये जो ग्रीन प्लस आपको दिख रहा है ये वर्किंग को डिनोट कर रहा है, किसको, वर्किंग को डिनोट कर रहा है। और ये जो कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वायलेट कलर का, ये एक्चुअली में ये आपका है अल्टीमेट पॉइंट, है ना, अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है।
तो हम मटेरियल को डिज़ाइन कहाँ तक कर रहे हैं, अल्टीमेट पॉइंट तक कर रहे हैं। कहाँ तक, अल्टीमेट पॉइंट तक कर रहे हैं। तो ये जो अल्टीमेट पॉइंट है आपका यही कहलाता है लिमिट स्टेट मेथड, मतलब ये लिमिटेड पॉइंट है, इसके बाद हम नहीं जा सकते आगे, क्योंकि इसके बाद अगर हम जाते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो ये लिमिट स्टेट मेथड तक हम यहाँ पे उसका यूटिलाइज करते हैं, तो ये कहलाता है लिमिट स्टेट मेथड। और वर्किंग तक जब हम करते हैं तो उसको कहा जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था। कुछ और भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वर्किंग और लिमिटिंग के बीच में डिफरेंसेस है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में जब हम लिमिट स्टेट मेथड को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोड को भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करते हैं, ये करते हैं, मतलब वहाँ पे फैक्टर लोड को लेकर के डिज़ाइन को किया जाता है, जबकि वर्किंग में हम वर्किंग लोड को लेकर के डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर में जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे लीनियर होता है वेरिएशन दोनों के लिए। लेकिन जब हम लिमिट स्टेट पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जब मैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो वहाँ पे पैराबोलिक होता है, ठीक है। ये मैं आगे भी देखूँगा, जब मैं बताऊँगा आपको तो उस समय आपको मैं डिटेल्स में समझाऊँगा। अभी थोड़ा बहुत जो आपको डिफरेंसेस है वो आपको सुनते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है स्टील के लिए अलग, और यहाँ पे कंक्रीट के लिए अलग लिया जाता है। जनरली कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15 लिया जाता है। 1.5 फॉर कंक्रीट, है ना, एंड 1.15 फॉर स्टील। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये मैं अभी बताऊंगा क्यों स्टील के लिए 1.15 लिया जाता है और क्यों कंक्रीट के लिए 1.5 लिया जाता है, ये मैं अभी बताऊंगा आगे आता हूँ तो, ठीक है। ये सारे का रीजंस है। जबकि हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेकर के चलते थे वहाँ पे, है ना। और तो ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंसेस है, जो कि वर्किंग और लिमिटिंग में डिफरेंसेस है। और लिमिटिंग स्टेट मेथड जो है आजकल ज़्यादातर यूटिलाइज किए जाते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ बीम, डिज़ाइनिंग ऑफ कॉलम्स, डिज़ाइनिंग ऑफ स्लैब्स। इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए लिमिटिंग स्टेट मेथड का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। और जितने भी हेवी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि बंकर्स एंड सिलोज होते हैं, क्या, बंकर एंड सिलो। अब ये बोलें कि बंकर एंड सिलो क्या होता है। एक्चुअली में बंकर एंड सिलो जो होता है ये हेवी स्ट्रक्चर होता है, ये हेवी स्ट्रक्चर होता है। इसका यूटिलाइज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज होते हैं। सीमेंट का प्रोडक्शन काफ़ी अमाउंट में होता है, तो डायरेक्टली हम जो सीमेंट का हमारा प्रोडक्शन होता है डायरेक्टली हम बैग में बनाकर नहीं डालते हैं, उससे पहले इसको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर में इंस्टॉल किया जाता है। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सिलो, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, सिलो कहा जाता है। कुछ इस टाइप से जो होता है हॉफर बॉटम होता है इस तरीके से, और यहाँ भी इस तरीके से बना होता है। ये काफ़ी ह्यूज स्ट्रक्चर होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट यहाँ पे सीमेंट को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को डिज़ाइनिंग में यहाँ पे सिलो का डिज़ाइनिंग में यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जैसे कि वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक को बनाने के लिए भी वहाँ पे हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूटिलाइज करते हैं। वाटर टैंक में भी जो होता है ओवरहेड वाटर टैंक होता है और ग्राउंड वाटर टैंक होता है ना। तो ओवरहेड वाटर टैंक के डिज़ाइनिंग में भी अगर ओवरहेड वाटर टैंक हमें बनाने हैं तो वहाँ पे भी हम एक्चुअली में जो यूज़ करते हैं मेथड वो होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। कौन सा मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। बाकी जितने भी सारे बीम्स है, कॉलम है, स्लैब है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है सारे में लिमिटिंग स्टेट मेथड का यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि दोनों के अपने अपने अलग अलग प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट हुआ था स्टार्ट लेक्चर, ये लेक्चर स्टार्ट किया गया था तो मैं इतने सारे आपको स्टोरी बता रहा था। और ये जानना ज़रूरी भी होता है कि आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है उस चैप्टर के और क्या क्या उसके आगे जाकर के एप्लीकेशंस है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक दिख रहा है आपको दिख रहा होगा लिमिट स्टेट कॉन्सेप्ट, है ना। तो लिमिट स्टेट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए द एम ऑफ दिस मेथड इज दैट द स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू विथस्टैंड सेफ्टी ऑल द लोड दैट आर liable to act on it throughout its life, and it should also satisfy the serviceability requirements of limiting deflection and cracking. Limit state is defined as the acceptable limit of safety and serviceability requirement before failure. The most important limit state which are considered in design are as follows. काफ़ी important, बहुत ज़्यादा important है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। देखिए दो लिमिट स्टेट का यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, एक का नाम है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरे का नाम है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। देखिए लिमिट स्टेट मेथड जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों लाया गया, आखिर ऐसा इसलिए लाया गया क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेफ नहीं हो। वो जो स्ट्रक्चर है हमारा थ्रू आउट ऑफ द लाइफ,
जब तक वो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया गया वो पूरे लाइफ तक उसका क्या हो, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे। और उसमें जो क्राइटेरिया जैसे सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कोलैप्स क्राइटेरिया, दोनों को क्या करें, दोनों को फेस करें। सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि मतलब होता है डिफ्लेक्शन होता है, क्रैकिंग होता है, जो हमारा बीम होता है उसमें डिफ्लेक्शन भी होता है और क्रैकिंग भी होता है, मतलब उन सारी चीज़ों में भी क्या हो, हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो। इसके अलावा कोलैप्स, तो कोलैप्स जो होता है लोड के कारण जो हमारा स्ट्रक्चर जो कोलैप्स कर जाता है, उन सारे चीज़ों में सेफ रहे। तो उन सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए कि हमारा लिमिटिंग डेप्थ कितना होगा, B/D का रेशियो यानी बिड्थ बाई जो हमारा डेप्थ है, बिड्थ बाई डेप्थ है, इसका रेशियो कितना होगा कि हमारा बीम सेफ रहेगा। इसके अलावा हमारा लिमिटिंग डेप्थ कितना होगा, है ना। तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर का कि हमारा जो बीम है और डिफ्लेक्शन में भी सेफ रहे, ठीक है। तो इन सारे क्राइटेरिया को लेकर के हम लिमिट स्टेट मेथड को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन से दो लिमिट स्टेट हैं, तो एक है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, लिमिट स्टेट कोलैप्स के अंदर में क्या आता है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर में क्या आता है। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो होता है हमारा, जो ये आपको हम बताने जा रहे हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एक्चुअली में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अंदर में क्या क्या आता है, ठीक है। देखिए द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट एज इट करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज असेस्ड फ्रॉम कोलैप्स ऑफ द होल और a part of the structure. As per this limit state, the resistance to bending, shear, torsion and axial loads at every section shall not be less than that produced by the most unfavorable combination of the load on that structure. The following limit state of collapse are considered in design. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन बेंडिंग। देखिए इसमें जो मैं तीन चीज़ आपको बताया है, जब भी आपसे पूछा जाए कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखिए यहाँ पे जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, द रेजिस्टेंस ऑफ बेंडिंग, शेयर, टॉर्जन एंड एक्सियल लोड एट एवरी सेक्शन, ठीक है। ये जो चार चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, शेयर, टॉर्जन एंड एक्सियल लोड, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में इन सारे चीज़ों को चेक किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो लिमिट स्टेट है हमारा, बेंडिंग के कारण हो, शेयर के कारण हो, टॉर्जन के कारण हो, एक्सियल लोड्स के कारण हो, ये जो है हमारा जो जितना मैक्सिमम अनफेवरेबल कंडीशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में सेफ होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में चेक करते हैं। किस किस चीज़ को, बेंडिंग को, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, बेंडिंग को, शेयर को, टॉर्जन को, एक्सियल लोड को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि टॉर्जन, शेयर, एक्सियल लोड आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ऑप्शन ए में रहेगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। ऑप्शन बी में रहेगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, क्या रहेगा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो यहाँ पे जब भी अगर ये सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे कि बेंडिंग है, शेयर है, टॉर्सन है, ये किस कैटेगरी के अंदर में आते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। तो याद रखिएगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में जो हम क्राइटेरिया चेक करते हैं, शेयर के कारण, टॉर्सन के कारण, बेंडिंग के कारण, एक्सियल लोड्स के कारण, ठीक है, इन सारे में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वही चीज़ें आगे जो प्रोसीड की गई थी वही यहाँ पे लिखी गई हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शेयर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कॉम्प्रेशन, यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्जन, ये मैंने आपको अभी आगे ऊपर ही बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं अभी हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इसके अंदर में क्या क्या चेक परफॉर्म किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ओके। सो इसमें जो हम चेक परफॉर्म करते हैं किसकी चीज़ के लिए करते हैं, स्ट्रक्चर इज ऑफ नो यूज़
इफ इट इज़ नॉट सर्विसेबल, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा जब तक कि सर्विसेबल नहीं होगा। ओके, thus this limit state is introduced to prevent excessive deflection, that is very important, excessive deflection and cracking, mark this point, excessive deflection and cracking। अगर किसी भी बीम को डिज़ाइन कर रहे हो, किसी भी स्ट्रक्चर को आप डिज़ाइन कर रहे हो, स्लैब को डिज़ाइन कर रहे हो, किसी भी कॉलम को आप डिज़ाइन कर रहे हो, अगर उसमें डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, हमारा बीम डिफ्लेक्ट कर रहा है या हमारे बीम में या हमारे स्लैब में क्रैकिंग आ रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर में डिफ्लेक्शन आता है और क्रैकिंग आता है। ओके, और भी मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। इट इंश्योर्स द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एट वर्किंग लोड। ठीक है, इट एस्टिमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक थियरी और वर्किंग स्ट्रेस मेथड बिकॉज डिफॉर्मेशन इज ऑफ सिग्निफिकेंस अंडर वर्किंग लोड एंड नॉट एट ए कोलैप्स। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग लिमिट स्टेट। देखिए, लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन एंड लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डिफ्लेक्शन और कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ऑप्शन ए में दिया जाएगा कोलैप्स, बी में दिया जाएगा क्या, सर्विसिबिलिटी। ठीक है, तो आपको क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन जब भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि ये किसके अंदर में आते हैं, कोलैप्स के अंदर में या सर्विसिबिलिटी के अंदर में या दोनों के अंदर में, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। जो भी कोलैप्स होता है, सॉरी, जो भी हमारा डिफ्लेक्शन है, क्रैकिंग है, ये दोनों हमारा सर्विसिबिलिटी के अंदर में आता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनेशन में आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड से, कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं कि क्रैकिंग किसके अंदर में आता है, डिफ्लेक्शन किसके अंदर में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें आप लोग, काफ़ी ध्यान से पढ़ें इसको, है ना, और आपके आगे के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द स्ट्रक्चर शुड बी डिज़ाइन विच कंसिडरिंग ऑल द एप्रोप्रिएट लिमिट स्टेट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। द स्ट्रक्चर शुड बी डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट क्रिटिकल लिमिट स्टेट एंड देन चेक फॉर ऑल अदर लिमिट, है ना। जब भी हम जो हमारा सेक्शन होता है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जो मोस्ट क्रिटिकल लिमिट होता है वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं और उसको हम चेक करते हैं लिमिट स्टेट से, है ना, ताकि जो हमारा पूरा जो स्ट्रेंथ है उसको जो मटेरियल है वो गेन कर पाए, है ना। क्योंकि आप अगर लिमिट स्टेट तक डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर उसको चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है वो स्ट्रक्चर फेल कर जाए, है ना। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से बताया था कि मान लो कि आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे इस तरीके से फेलियर हो जाता है, ये फेलियर पॉइंट है। तो जो आप लिमिट स्टेट तक यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे जो लिमिट स्टेट है आपने यूज़ किया अल्टीमेट पॉइंट तक, अल्टीमेट पॉइंट को ही लिमिट पॉइंट यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, क्या अल्टीमेट पॉइंट को ही लिमिट पॉइंट कहा गया है, इसी को लिमिट स्टेट कहा जाता है या फिर अल्टीमेट स्टेट। ठीक है, दोनों कह सकते हैं आप। तो मान लो यहाँ पे अगर आप यहाँ तक सेक्शन को डिज़ाइन किया, लेकिन इसके बाद अगर आपने चेक नहीं किया, चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपने डिज़ाइन किया लेकिन आपने इसका चेक परफॉर्म नहीं किया। सब कुछ करने के बाद में चेक परफॉर्म करना जरूरी है कि हमारा जो डिफ्रैक्शन क्राइटेरिया है, मान लो L/D का रेशियो अलग अलग होता है सारे सेक्शन के लिए, कैंटिलीवर के लिए अलग होता है, सिम्पली सपोर्टेड के लिए अलग होता है, कंटिन्यूअस के लिए अलग होता है। तो क्या वो क्राइटेरिया, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को हमारा जो बीम है वो सेटिस्फाई कर रहा है? अगर सेटिस्फाई कर रहा है देन आवर डिज़ाइन इज़ ओके। इफ़ नॉट सेटिस्फाइड देन वी रिवाइज द डिज़ाइन सेक्शन। इसके बाद अगर हमारा जो क्राइटेरिया है अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इफ़ नॉट सेटिस्फाइड then what should be the next step? then redesign the section। क्या करना है उसके बाद? अगर हमारा स्टेप फॉलो अप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो सेक्शन है वो सेफ नहीं है, then we should redesign the section। तो उसको हम क्या करेंगे? रीडिज़ाइन करेंगे। हम अपने डिज़ाइन क्राइटेरिया को या डिज़ाइन पैरामीटर्स को फिर से क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। अब कंपैरिजन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आपके लिए SBT में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 to 3 or 4 points on the differences between the working stress and limit state। ओके, सो देखिए, जब वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट की बात करते हैं तो मेजरली जो डिफरेंसेस आते हैं कहाँ पे आते हैं? ठीक है, पहला जो डिफरेंस है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक थियोरी which assumes that the concrete and steel are elastic and the stress strain curve is linear for both। सबसे पहला जो
वर्किंग स्ट्रेस के अंदर में होता है कि जब मैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम बना रहा था तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंक्रीट और स्टील के लिए जो हमारा जो डायग्राम होता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो लीनियर होता है, ठीक है, जबकि लिमिट में ऐसा नहीं होता है। लिमिट में क्या होता है ये देख लिया आप लोग। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दी एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे डिपेंड करता है स्टील एंड कंक्रीट के। फॉर कंक्रीट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट लीनियर। कंक्रीट के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लीनियर नहीं होता है, पैराबोलिक होता है, और मैं आगे बताऊंगा जब लिमिट स्टेट में अभी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन दिस मेथड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर अप्लाइड टू द यील्ड स्ट्रेसेस टू गेट परमिसिबल स्ट्रेसेस, है ना। यील्ड स्ट्रेस के लिए वहाँ पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अप्लाई करते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस को ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए लिमिट स्टेट के अंदर में क्या होता है। इन दिस मेथड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई टू गेट डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे परमिसिबल वैल्यू होता है लेकिन लिमिट स्टेट में यहाँ पे डिजाइन वैल्यू होता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज फॉर लोड। वर्किंग के अंदर में कोई भी लोड के लिए कोई भी टाइप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि हमारा जो लिमिट स्टेट होता है इसमें हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ लोड टू दी वर्किंग लोड। हम लोड को वर्किंग लोड बनाने के लिए हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो कि आपके बीम पे लोड आने वाला है 500 किलो न्यूटन, तो आप वर्किंग स्ट्रेस में जो डिज़ाइन करोगे किसके लिए कर रहे हो? 500 के लिए ही कर रहे हो। किसके लिए? 500 के लिए ही कर रहे हो। लेकिन जब हम लिमिट स्टेट में डिज़ाइन करेंगे तो 500 को वहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा लोड हो जाएगा, क्या होगा? इससे हमेशा ज़्यादा होगा। कितना होगा? अगर 1.5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा, 750 किलो न्यूटन। अब हम डिज़ाइन कर रहे हैं लोड को 750 किलो न्यूटन के लिए, नॉट 500 किलो न्यूटन, तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा सेफ होगा ना। हमारे पास लोड आना है 500 किलो न्यूटन ही, बट हमने इस सेक्शन को डिज़ाइन किया, बीम को या कॉलम को, जो भी चीज़ें हैं उसको हम 750 के लिए डिज़ाइन किया, तो ज़्यादा लोड के लिए डिज़ाइन किया, लोड कम आने वाला है, देन आवर स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारा स्ट्रक्चर सेफ होगा। मान लो कि कोई भी चीज़ है, मान लो कोई भी साइकिल है या कोई भी बाइक है, किसी भी चीज़ पे लोड टेकिंग कैपेसिटी आपका मैक्सिमम जो है 100 टन है ना, सॉरी 100 kg है, और बाइक का डिज़ाइन किया गया है 150 kg के लिए, है ना। तो 100 kg अगर लोड आता भी है तो उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी 150 kg के लिए हमारे बाइक का डिज़ाइन किया गया है। अगर 120 के लिए भी डिज़ाइन किया जाएगा, 120 भी लोड आप बढ़ाओगे तो वो सेटिस्फाई करेगा क्राइटेरिया को, है ना। क्योंकि एक्चुअली में आप देखो अगर 100 kg लिखा हुआ है कहीं पे, तो ऐसा नहीं कि 100 kg के लिए उसका डिज़ाइन किया गया, उसका डिज़ाइनिंग किया गया उससे ज़्यादा के लिए, बट आप उसका 100 kg लोड दे सकते हो और ±5 kg इधर उधर कर सकते हो, है ना। तो उससे आपका स्ट्रक्चर, आपका जो भी जो चीज़ है वो सेफ होगा। उस तरीके से बिल्डिंग के केसेस में है या फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके केसेस में है कि आपने जो डिज़ाइन किया है 750 के लिए किया है, लेकिन आपका मैक्सिमम लोड टेकिंग कैपेसिटी 500 ही है, तो क्या होगा? हमारा स्ट्रक्चर सेफ होगा। जिस तरीके से अगर आप वाटर टैंक की बात करते हो, तो मान लो कि वाटर टैंक है हमारा, है ना, और वाटर टैंक में मान लो कि हमें डिज़ाइन करना है 100 लोगों के लिए, है ना। मान लो किसी भी एक कम्युनिटी के लिए डिज़ाइन करना है जहाँ पे 100 लोग रहते हैं एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, तो 100 लोगों के लिए हमें डिज़ाइन करना है 100 लोगों के लिए, और एक आदमी का जो पर कैपिटा डिमांड है वो है 270 लीटर पर कैपिटा पर डे, है ना। क्या है? 270 लीटर पर कैपिटा पर डे, और 100 पर्सन है, तो यहाँ पे आपने डिज़ाइन किया तो कितना आया? 27,000 लीटर, 27,000 लीटर, है ना, ये पर डे आया, इसके लिए आपने डिज़ाइन किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने 27,000 के लिए आपने डिज़ाइन किया, आपका जो आया 27,000 लोगों के लिए इतना डिमांड है, मतलब 100 लोगों के लिए 27,000 लीटर डिमांड है पानी का, लेकिन आपने यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करके वहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपने डिज़ाइन कर दिया उससे बहुत ज़्यादा के लिए, है ना, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा के लिए डिज़ाइन कर दिया, तो आप 2700 के लिए तो आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। साथ ही अगर कभी डिमांड एक्सेस हो जाता है तो भी उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे लिमिट स्टेट के अंदर में है कि अगर आप 500 किलोमीटर के लिए आपको लोड चाहिए, आप उतना आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको फैक्टर लोड में मल्टीप्लाई कर दें और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको डिज़ाइन लोड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये जो मैं एग्जांपल बताता हूँ उससे आपकी जो क्लैरिफिकेशन है कॉन्सेप्ट का हो जाता होगा, ठीक है। चलिए, ये मैं बिल्कुल आपको एक जो स्टैंडर्ड प्रोसेस उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ और मैं कोरिलेट करके बताता हूँ ताकि आप और भी जगह पढ़ते हो, इन्वायरमेंट में पढ़ते हो या और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हो, तो उसको मैं कोरिलेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो पाए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ नॉट नॉन, है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट मार्जिन नहीं लिया जाता सेफ्टी के लिए, जबकि यहाँ पे एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ नॉन, ठीक है।
यहाँ पे देखिए 5वां नंबर में जो आपका सेक्शन है, दिस मेथड गिव्स थिकर सेक्शन सो लेस इकोनॉमिकल, ठीक है, ये थिक सेक्शन देता है, ठीक है, इसके लिए इकोनॉमिकल नहीं है, जबकि जो हमारा लिमिट स्टेट है उसमें हमारा जो सेक्शन होता है वो थिनर होता है ना, तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है ना। क्या होगा, अगर मान लो थिक सेक्शन बनाओगे तो वहाँ पे कंक्रीट का एक्सपेंस ज़्यादा होगा, है ना, तो क्या होगा, हमारा कॉस्टली हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 4-5 पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपको इसे लिखना पड़ेगा, है ना। दिस मेथड एज्यूम्स दैट द एक्चुअल लोड, परमिसिबल स्ट्रेसेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर नॉन, सो इट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक मेथड, ठीक है। आपको पहले से सब कुछ पता है तो इसलिए ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कहलाता है। जबकि देखिए इसमें दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच विच डिपेंड अपॉन द एक्चुअल डेटा और एक्सपीरियंसेस, इट इज कॉल्ड एज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। यहाँ पे सब कुछ आपको पहले से पता है वर्किंग के अंदर में कि आपको लोड कितना आना है, परमिसिबल स्ट्रेसेस कितना होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, तो ये जो कहलाता है डिटर्मिनिस्टिक, मतलब ऑलरेडी पहले से डिटरमाइंड है कि ये चीज़ें होने वाली हैं। बट लिमिट स्टेट के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो होता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है। कौन सा अप्रोच होता है लिमिट स्टेट? प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक तो आप लोग समझते होगे ना, मैथ में पढ़े होगे ना, प्रोबेबिलिटी मतलब आपका फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो आप काम कर रहे हो उसका क्या क्या प्रोसेस है और आपने जो चेक किया है वो किस तरीके से किया है, तो उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि मैंने बताया कि लिमिट स्टेट है, तो लिमिट स्टेट कहाँ पे तक जा रहा है लिमिट, ये आपको नहीं पता है। उससे पहले आपको, आप जब सब कुछ फाइनल कर लें डिज़ाइन, उसको रीचेक जरूर करें कि आपको पता चले कि वो स्ट्रक्चर आपका सेफ है या नहीं है। अगर नहीं सेफ है तो फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इसलिए ये कहलाता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि आपका ये कोई डिटरमाइंड नहीं है पहले से, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपका जो प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करेगा, और जो आपका एक्चुअल जो फेनोमेना हो रहा है और जो एक्चुअल जो आप एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा ये चीज़ें, है ना। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपका ये दोनों डिफरेंस जो है वर्किंग और लिमिटेड स्टेट के बीच में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में मैंने पहले भी ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 95%, इस चीज़ को समझ लिया आप, 95% चांस है कि ये फेल नहीं होगा, ठीक है। ओनली 5% आर प्रोबेबिलिटी दैट द स्ट्रक्चर में भी फेल, द कॉन्क्रीट में भी फेल, है ना। ओनली 5% प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा ये है, जो भी हमारा सैंपल है वो फेल कर सकता है, 5%, ठीक है। तो उसे ही कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द टर्म कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन्स दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। इट इज डिनोटेड बाय द FCK. The value of FCK for different grade of concrete are specified in IS Code 456-2000। मैं आपको बताया था इंडियन स्टैंडर्ड 456-2000 में जो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो दी गई है, FCK से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही याद रखना है कि 5% से ज़्यादा जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड होता है कि वो फेल नहीं करे, है ना। 95% चांसेस है कि हमारा जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो सेफ है। तो एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 5% ही चांसेस है कि वो क्या होगा, फेल होगा, एक्सपेक्टेड टू फेल। चलिए ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की हम बात कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज टेकन एज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस और 0.2% प्रूफ stress specified by various Indian standard. In the case of mild steel, it is taken as equal to minimum yield strength, and is the case of HYSD bar, it is taken as equal to 0.2% proof stress. The values of characteristic strength of various type of steels are taken in table. ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को निकालते हैं तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेस होता है और 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। तो जो हमारा एक होता है माइल्ड स्टील, क्या होता है माइल्ड स्टील, जो मैंने पहले आपको बताया है माइल्ड स्टील, जिसको Fe250 कहते हैं। क्या कहते हैं? Fe250। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना। आप जो भी देख रहे हो कंस्ट्रक्शन में, जो भी बिल्डिंग बन रहा होता है, जो भी स्लैब है, जो भी कॉलम्स है, उन सारे चीज़ों में इसका यूटिलाइज होता है, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन क्राइटेरिया सीखना है, बीम का डिज़ाइन कैसे करते हैं, स्लैब का कैसे करते हैं,
तो डिज़ाइन मतलब यही होता है कि आप जो सेक्शन बना रहे हो उसका विड्थ और डेप्थ कितना होगा, उसमें नंबर ऑफ स्टील कितना होगा, उसमें जो आप स्टीरअप यूज़ कर रहे हो उसका स्पेसिंग कितना होगा, डायमीटर ऑफ स्टीरअप कितना होगा, है ना, जो आप लोहा यूज़ कर रहे हो उसका डायमीटर कितना होगा, उस लोहा के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। डिज़ाइन, यही तो डिज़ाइन कहलाता है, यही हम लोग आरसीसी में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। देखो ये माइल्ड स्टील के अलावा जो होता है HYSD बार होता है। कौन सा बार होता है? HYSD बार। तो HYSD बार के अंदर में मैंने आपको बताया था 415 और 550 होता है, FE 415 और FE 550, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो ये डिपेंड करता है, अगर हम इसे यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो मान लो कि FE 250, इसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको पूछी जाएंगी, कितना होगा, क्या, यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ आप आसानी से निकाल सकते हो, आपने क्वेश्चन किया ऑलरेडी। FE 250 का कितना होगा, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए आपको फिर टेबल फॉलो करना पड़ेगा, IS 756 2000 का। IS 756 2000 में सारा टेबल में स्पेसिफाइड है कि किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना होगा, ठीक है। तो मैंने टेबल ऑलरेडी आपको शेयर किया है और मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे वर्किंग स्ट्रेस के अंदर में कराए हैं, तो वो चीज़ आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है। मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया था वहाँ पे, हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बट मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया था ताकि आप जो है कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख पाए और आपको लिमिट स्टेट के अंदर में प्रॉब्लम नहीं हो। आप देखो कितना जल्दी से ख़त्म होगा यूनिट नंबर फर्स्ट। 3 से 4 लेक्चर में मैं इस यूनिट को फिनिश करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता है और जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ और इस पर हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक लोड, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है क्या है, ये भी वही कंडीशन है जैसे कैरेक्टरिस्टिक आपको स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया था। द कैरेक्टरिस्टिक लोड इज दैट वैल्यू ऑफ लोड विच इज़ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड। क्या 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सीड नहीं होगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर का पूरा लाइफ है उसमें 95% प्रोबेबिलिटी है कि उस स्ट्रक्चर में उससे ज़्यादा लोड एक्सीड नहीं होगा। ओनली कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी कि एक्सीड होगा, ओनली 5%, विच इज़ वेरी लेस। 5% प्रोबेबिलिटी उस स्ट्रक्चर में लोड उससे ज़्यादा एक्सीड होगा और 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो लोड जो है उस स्ट्रक्चर पे उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेटा लोड गिवन इन वेरियस स्टैंडर्ड शैल बी एज्यूम्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक लोड। अगर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो जो स्टैंडर्ड लोड दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड कोड में, वहाँ से आप लोड को फॉलोअप कर सकते हैं। तो कुछ जो कोड है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, वो कोड मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि क्या क्या कोड है। IS 875 पार्ट 1 फॉर डेड लोड। डेड लोड के लिए जो होता है IS 875 पार्ट 1 को फॉलो किया जाता है। अब डेड लोड कैसा लोड होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया है, वैसा लोड जो कि परमानेंट इन नेचर है ना। जैसे कि बीम के कारण जो लोड्स आ रहा है, स्लैब के कारण जो लोड आ रहा है, कॉलम्स के कारण जो लोड आ रहा है, मतलब जो लोड मूव नहीं कर सकते हैं, है ना, जो कि परमानेंट फिक्स है एक जगह पे। अगर हम कहें एक वर्ड में तो डेड लोड मतलब फिक्सिंग लोड। कौन सा लोड? फिक्सिंग लोड, जितने भी सारे लोड फिक्स हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल बीम के कारण, स्लैब के कारण, है ना, कॉलम्स के कारण एंड ऑल दैट। पार्ट 2 जो आपका है ये बताता है आपका इम्पोज लोड। इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड। लाइव लोड के कारण जो भी होता है उसे 875 पार्ट 2 में बताएगा। और लाइव लोड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। विंड लोड आप लोग जानते हो, विंड के कारण जो लोड आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने स्टील स्ट्रक्चर के अंदर भी इस कोड को फॉलोअप किया था, ठीक है। आपको याद होगा अगर आपने लास्ट में डिज़ाइन ऑफ ट्रस मेंबर पढ़ा था, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। पार्ट 4 जो है स्टोन लोड को कंफर्म करता है और IS 893 पार्ट 1 अर्थक्वेक लोड को कंफर्म करता है। बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि IS 875 पार्ट 1 जो है किस कोड को फॉलो करता है, IS 875 पार्ट 2 किस कोड को फॉलो करता है। तो मान लो क्या आता है कि डेड लोड फॉलोज, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, डेड लोड फॉलो कोड। पहला में आएगा 875 पार्ट 1, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा 875 पार्ट 2, सी में दे देगा 875 पार्ट 3, डी में दे देगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन मानना है। IS 875 पार्ट 1 किसके लिए है? डेड लोड के लिए है, ठीक है। डेड लोड किसके लिए है? IS 875 पार्ट 1 के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में देखते हैं। डिज़ाइन वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिज़ाइन वैल्यू हम लोग अभी देखने चाह रहे हैं स्टूडेंट। देखिए
द स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल ऑब्टेन्ड इन अ स्ट्रक्चर इज ऑलवेज लेस दैन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। क्या कहा जा रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द वर्कमैनशिप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हम स्ट्रक्चर फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम मटेरियल को फील्ड में ला रहे हैं, वो अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ से कम होता है। ठीक है, वहाँ पे ऐसे क्यों? क्योंकि मटेरियल का जो हैंडलिंग होता है वो लेबर के द्वारा किया जाता है, या फिर जो भी ह्यूमन एरर्स है उसके कारण होता है ना। तो उसके लिए हम कुछ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते, ताकि हमारा जो मार्जिन है वो बना रहे सेफ्टी का। ऐसा नहीं हो कि मान लो कि किसी भी चीज़ का स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। क्या है? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, तो हम फील्ड में ले जा करके उतना ही पे उसका डिज़ाइन करें, क्योंकि फील्ड में जाने के बाद में उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो रिड्यूस हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स है उस पर, है ना। तो देखिए, इसके लिए हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है यूटिलाइज करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको लोड में बताया था कि मान लो कि लोड जो है आपका स्ट्रक्चर पे आना प्रोबेबल है कि 550 किलोमीटर आप पे लोड आना है, तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन लोड पे। कौन से लोड पे? डिज़ाइन लोड पे। 550 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1.5 से, जो लोड आएगा उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो देखिए क्या होता है ये। देखिए, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है FD इक्वल टू होता है F बाई गामा M। ठीक है, एक्चुअली में ये गामा M है, RM नहीं है, ये गामा M है। ठीक है, आप RM से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली यहाँ पे गामा M है। ठीक है, जहाँ F है जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है, और गामा M जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एप्रोप्रिएट टू मटेरियल एंड लिमिट स्टेट बीइंग कंसीडर्ड। हम गामा M जो है लिमिट स्टेट मेथड के लिए जो है हम यहाँ पे गामा M पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ विच इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज कॉल्ड डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इसी को कहा जाता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, एफ जो आपका एफ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है। तो मटेरियल का इतना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, मान लो कि 20 है, तो 20 में हमने डिवाइड कर दिया 1.5 से, मान लो डिवाइड कर दिया, तो अब हमारा स्ट्रेंथ जो हम इसका जो डिज़ाइन कर रहे हैं कितना पे करेंगे? 20/1.5 कितना होगा? आप डिवाइड करके देख सकते हो। 20/1.5 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू आ जाता है आपका 13.33, है ना, 13.33। तो अब आप जो यूज़ कर रहे हो मटेरियल वो इतने स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करो, 13.33 के लिए, है ना, इंस्टेड ऑफ 20। अगर आप 20 यूज़ करोगे तो 20 का 20 पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि 20 आपने जब बना के लाया था स्ट्रेंथ को, वही स्ट्रेंथ आपको फील्ड में भी मिले, उससे कम हो जाता है। तो कितना कम होता है उतना से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर से, तो आपका वहाँ पे मिल जाएगा। अब गामा M की वैल्यू हम कितना लेते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एज पर IS कोड। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एकदम डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शुड बी टेकन एज गामा MC। देखिए गामा MC है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा 1.5, यानी गामा MC कहने का मतलब है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। क्या मतलब है इसका? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। ठीक है, और गामा MS, यहाँ देखिए गामा MS क्या है? गामा MS मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील। अब देखिए यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे है कंक्रीट के लिए 1.5 लिया गया है, जबकि स्टील के लिए 1.15 लिया गया है। एक तो आपको ये डेटा याद रखना है कि कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 लिया जाता है, स्टील के लिए 1.15 लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15 क्यों लिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, है ना। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि गामा M का वैल्यू 1.5 कंक्रीट के इसलिए लिया जाता है क्योंकि कंक्रीट का कास्टिंग कहाँ पे होता है? फील्ड में होता है। कहाँ पे होता है? फील्ड में होता है। और फील्ड में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। टेम्परेचर के वेरिएशन होने के साथ ही जो आदमी उसको कास्ट कर रहा है या जो वर्कमैन वहाँ पे काम कर रहा है उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है या उससे कुछ डेविएशन हो रहा है कंक्रीटिंग की वजह से, तो उसकी वजह से पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर ज़्यादा लिया जाता है यहाँ पे। मतलब वहाँ पे प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल उतना नहीं हो पाता फील्ड के अंदर में। जबकि जहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होता है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वहाँ पे होता है, और वहाँ पे प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, जहाँ पे वर्कशॉप होता है, जहाँ पे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है,
जहाँ पे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल रहता है और प्रॉपर वे में उसको मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम कम लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो आरसीसी से क्वेश्चन आना ही आना है। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठो आरसीसी से क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम डैम श्योर है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल का, जिसमें हम लोग पूरे कंक्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं और कंक्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिज़ाइन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है आगे के लिए भी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। अगर आप कहीं कंपनी में जॉब के लिए जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो डेफिनेटली आरसीसी से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन बिल्डिंग मटेरियल से है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से है। इसके अलावा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है ना। तो स्ट्रक्चर का जो पेपर है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, अब अगर आप स्ट्रक्चरल सेक्शन में जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। मैं आज फर्स्ट लेक्चर काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँ, सिर्फ डायरेक्ट मैं बोलता हुआ चला जाऊँ तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आरसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसे डिटेल्ड एनालिसिस करके ही पढ़ना चाहिए, है ना। अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ते हैं तो फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा, है ना। देखिए जो चीज़ें मैंने आपको भी बताई है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हायर वैल्यू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट दैट मीन्स 1.5 हैज़ बीन अडॉप्टेड बिकॉज देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करते हैं, अगर इम्प्रॉपर कॉम्पैक्ट हो मतलब कॉम्पैक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो पाए पुअर वर्कमैनशिप के कारण, या फिर इनएडिक्वेट क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है कि आप जानते हो कि कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर कास्ट किया जाता है तो उसमें जो पानी होता है, पानी की इवेपोरेशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो वाटर सप्लाई उस पर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्यूरिंग। अगर ये भी नहीं प्रॉपर वे में हो पाया, ठीक है, तो इसके कारण से जो है वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट, जो कंक्रीट के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, वो प्रॉपर नहीं है ना। उसके कारण बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, इसलिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए स्टील के केसेस में क्या है। द चांसेस ऑफ वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील आर स्मॉल। ठीक है, स्टील के केसेस में वेरिएशन होना काफ़ी स्मॉल है। बिकॉज वाई, इट इज़ फैब्रिकेटेड इन द फैक्ट्रीज, क्योंकि इसका फैब्रिकेशन फैक्ट्री में होता है, वेयर गुड वर्कमैनशिप एंड बेटर क्वालिटी कंट्रोल कैन बी अचीव्ड, जहाँ पे हम लोग अच्छे से उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। हेंस अ लोअर वैल्यू ऑफ 1.15 हैज़ बीन एडॉप्टेड। ठीक है, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको भी यहाँ पे बताया। चलिए, आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोड के लिए देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा था मटेरियल के लिए, अब हम लोड के लिए देखते हैं डिज़ाइन लोड कैसे करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो भी बताया है अभी मटेरियल के बारे में बताया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिमिट स्टेट से निकलता है। जानिए कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट में कितना सेफ है और कितने हम उसकी इफिशियंसी की यूटिलाइज कर पा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझना कि आप देखिए आपने जो भी मटेरियल अभी यूटिलाइज़ किया था, जो कंक्रीट आपने यूटिलाइज़ किया यहाँ पे, जिस कंक्रीट का आपने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया था, कंक्रीट का और स्टील का, है ना, इस दोनों के स्ट्रेंथ में आपने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या किया था, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील, इस दोनों का यूटिलाइज करके इसके स्ट्रेंथ को आपने कम कर दिया था। क्या किया था, इसके स्ट्रेंथ को आपने कम कर दिया। मान लो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो आप उसको डिवाइड करके 1.5 से आपने इसे 13.33 कर दिया। और मान लो जो माइल्ड स्टील आपका 250 है, उसको आपने 1.15 से डिवाइड कर दिया। किससे, 1.15 से। अब इसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग आपका 250 बटा 1.15, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 217.39, 217.39। तो एक चीज़ आप यहाँ पे एनालिसिस कीजिए, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका 20 था और आप डिज़ाइन कर रहे हैं 1.33 के लिए, है ना, मतलब आपको स्ट्रेंथ इतना ही मिल रहा था, 13.33 आपका स्ट्रेंथ था। एक्चुअल में 250, आप डिज़ाइन करें 217.33 के लिए। तो क्या ये मटेरियल सेफ नहीं होगा, क्या ये स्ट्रक्चर सेफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो आपका स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ को आपने घटा दिया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, अब उसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये समझिए। अब दूसरी चीज़ एट द सेम टाइम उसी समय में एक और चीज़ समझिए आप कि मान लीजिए कि आपका बीम है, उस बीम पे लोड आना है एग्जाम्पल 500 किलो न्यूटन। कितना लोड आना है, 500 किलो न्यूटन ही उस बीम पे लोड आना है। बट आपने इसमें एक फैक्टर लगा दिया, फैक्टर यानी पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया स्टूडेंट, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 500 इंटू और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जो कि 1.5 है यहाँ पे, और ये हो गया 750।
ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपने यहाँ पे लोड को क्या किया, मल्टीप्लाई करके बढ़ा दिया। मतलब 500 किलोमीटर लोड आना था और आपने मल्टीप्लाई करके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से यहाँ पे 750 कर दिया। अब आपका जो डिज़ाइन हो रहा है वो डिज़ाइन हो रहा है 750 के लिए, ठीक है। और स्ट्रेंथ जो है, आप स्ट्रेंथ का डिज़ाइन कर रहे हैं कम के लिए और लोड का कर रहे हैं ज़्यादा के लिए। अब बताइए 500 किलोमीटर लोड आना आप कर रहे हैं 750 के लिए, तो सोचिए कि कितना स्ट्रेंथ होगा आपके सेक्शन में। और आपका कंक्रीट के अंदर में 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ था, और आप ये सोच करके डिज़ाइन कर रहे हैं और आप ये मान करके डिज़ाइन कर रहे हैं कि कंक्रीट में स्ट्रेंथ 13.33 ही है, जबकि होना 20 है। तो कहने का मतलब है कि आपने पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर से डिवाइड करके उसको सेव कर दिया, स्टील को भी सेव कर दिया और कंक्रीट को भी सेव कर दिया, और लोड जो आना था उसको मल्टीप्लाई करके आपने फैक्टर से उसे क्या कर दिया, हाइक कर दिया। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ हो जाएगा। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, विच इज़ नॉट हैपनिंग इन वर्किंग स्ट्रेस, जो कि वर्किंग स्ट्रेस में ऐसा नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई कि हम लोग लिमिट स्टेट का यूटिलाइज बीम में, कॉलम में, स्लैब में, और जो भी स्ट्रक्चर है वो सारे स्ट्रक्चर में किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको और भी जो भी क्लैरिफाई है वो हो जाए। एक बार डिज़ाइन लोड क्या होता है ना। देखिए, द डिज़ाइन लोड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड द एप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, है ना। मतलब जो आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड है एफ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, यानी गामा एफ है एक्चुअली, यहाँ पे आर एफ मत लिखिएगा, आप लोग गामा से यहाँ पे डिनोट कीजिएगा। गामा है मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर व्हाट, नेचर ऑफ लोडिंग एंड लिमिट स्टेट बीइंग कंसीडर्ड। इसके लिए पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर कितना होगा, ठीक है। ये आप लेकर डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन लोड आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड थ्रस्ट। अब देखिए, डिज़ाइन लोड जो यूज़ किया जाता है कैलकुलेटिंग के लिए, डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट के लिए, शेयर फोर्स के लिए, थ्रस्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए, चूंकि स्ट्रक्चर पे ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लोड बहुत टाइप के आते हैं, डेड लोड आते हैं, लाइव लोड आते हैं, विंड लोड आते हैं। किस तरीके से लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर में हम डिज़ाइन लोड को कन्वर्ट करते हैं, मतलब अपने जो फैक्टर लोड से जो हमारे पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड में कि वो फैक्टर लोड में डिज़ाइन लोड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 का, ये चीज़ आप समझेंगे एक बार, ठीक है। ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये सब प्रोविज़न है इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 कोड का। किसका प्रोविज़न है? IS 456/2000 का प्रोविज़न से, ठीक है। ये मैं भी आपको जो भी बताने जा रहा हूँ IS 456/2000 का प्रोविज़न है, ठीक है। अब अगर देखिए डेड लोड और लाइव कॉम्बिनेशन लोड किस तरीके का, देखिए कॉलम यहाँ बना हुआ है, लोड कॉम्बिनेशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसके अंदर में 3 कॉलम है, डेड लोड का है, लाइव लोड का है और विंड लोड का है। DL मतलब डेड लोड, LL मतलब लाइव लोड, WL मतलब विंड लोड और EL मतलब अर्थक्वेक लोड, ठीक है। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में भी 3 कॉलम है, यहाँ पर देख सकते हैं DL, LL और WL। तो कैसे किस तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये टेबल समझ में नहीं आता है। तो ये मैं टेबल आपको समझाना चाहता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए, अगर आपको डेड लोड दिया है और लाइव लोड दिया है, तो अगर आप डेड लोड प्लस लाइव लोड के कॉम्बिनेशन को ये करना चाहते हैं, अगर 2 लोड आपके पास है, 2 लोड कौन कौन सा है, डेड लोड और लाइव लोड, तो आप कैसे फैक्टर लोड में से मल्टीप्लाई करेंगे? आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेड लोड में भी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.5 इंटू डेड लोड प्लस फिर जो लाइव लोड है उसमें भी आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन आता है। तो ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ किसके अंदर में, कोलैप्स के अंदर में, ठीक है, यानी लोड के लिए, शेयर के लिए, टॉर्जन के लिए, ठीक है। अब देखिए डेड लोड, अगर डेड लोड और विंड लोड आता है, क्या आता है, डेड लोड एंड विंड लोड आता है, उसके लिए क्या करेंगे, तो डेड लोड और विंड लोड आता है तो 1.5 से वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस 1.5 इंटू विंड लोड। ये कॉम्बिनेशन है, मतलब जितना डेड लोड और लाइव लोड है तो दोनों में 1.5 से मल्टीप्लाई करके आप जोड़ देंगे तो आपको वो कन्वर्ट हो जाएगा डिज़ाइन लोड के अंदर में, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे स्टार मार्कर दिया हुआ है, ये भी समझना जरूरी है। यहाँ पे देख रहे 0.9 स्टार मार्कर के दिया हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे ये जो 0.9 इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जब स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग और स्ट्रेस रिवर्सल इज क्रिटिकल, जब हमारा ओवर टर्निंग हो जाए या स्ट्रेस का रिवर्सल हो जाए उस वक्त में हम जो है यहाँ पे 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ 1.5, ठीक है। 1.5 की जगह पे 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब, जब हमारा ओवर टर्निंग हो जाए स्ट्रक्चर का और स्ट्रेस रिवर्सल का क्राइटेरिया रहे वहाँ पे, उस चीज़ को कंसिडर करके डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट समझाने जा रहे हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन हो, तीनों मतलब डेड लोड, लाइव लोड प्लस विंड लोड, तीनों का कॉम्बिनेशन हो, तो हम तीनों में 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में। कैसे,
मतलब 1.2 इंटू डेड लोड इंटू DL प्लस 1.2 इंटू LL यानी लाइव लोड प्लस 1.2 इंटू WL विंड लोड। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो हम इस तरीके से 1.2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डिज़ाइन लोड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। शायद अगर आप अभी IAS कोड देखो तो शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है जब तक आपको कोई बताएगा नहीं तब तक आपके दिमाग में ये बिल्टअप नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट मुझे भी नहीं आता था ये उस वक्त जब मैं पढ़ता था। तो जब मैं पढ़ रहा था स्टार्टिंग में तो मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या फैक्टर लोड है, कैसे किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने टीचर्स के कंसल्ट में आया, जब मैं अपने टीचर्स से ज़्यादा सीखा तो उन्होंने मुझे बताया, तो जाकर के मेरे ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया। दैट इज़ एक्चुअली व्हाट आई फेस्ड ड्यूरिंग स्टडी ऑफ डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। मैंने जो फेस किया कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर को पढ़ने में, मैंने बहुत सारे डिफ़िकल्टी को फेस किया था, और मैं जा करके मैं बार बार इस बुक को पढ़ता था। मैं और सारे, अगर मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं तो उस 5 सब्जेक्ट में से मैं जो स्ट्रक्चर वाले पार्ट है उसमें ज़्यादा फोकस करता था। जैसे कि DSS का पार्ट हो गया, डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, मैकेनिक्स स्ट्रक्चर हो गया। मेरा काफ़ी वीक पोर्शन था, बट मैंने इस पर काफ़ी मेहनत किया है, और मुझे मेरा ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया कि मैं इसी को ज़्यादा पढ़ता हूँ, है ना। क्योंकि एक्चुअली में है क्या कि इस पेपर में आप जितना इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, और अगर आपको समझ में आएगा तो मज़ा आएगा, और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो जस्ट लाइक फिर आपको ये एक औपचारिकता रह जाएगा, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आगे, है ना। तो क्योंकि आगे जा कर के इसी पे बहुत सारे, अगर आप आगे अपनी पढ़ाई को एक्सटेंड करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से BTech करेंगे या फिर आगे जाकर के और भी हायर स्टडीज़ में जाएंगे, तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आगे फिर जो है आपको बेसिक्स अगर मजबूत नहीं है तो फिर आगे काफ़ी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब एक बार हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को देख लेते हैं, है ना। ये कोलैप्स मैंने आपको बताया था, तो सेम चीज़ें हैं जो फैक्टर है यहाँ से मल्टीप्लाई करने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया जो बता दूँ, अगर डेड लोड और लाइव लोड दिया है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आपको करना है तो आप 1 इंटू डेड लोड मल्टीप्लाई करेंगे और लाइव लोड में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। विंड लोड में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IAS कोड में यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो IAS कोड कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, आपको अपने से कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको डेड लोड और विंड लोड का क्राइटेरिया दिया गया है, क्या दिया गया है, डेड लोड का और विंड लोड का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइव लोड एब्सेंट है, यहाँ पे डेड लोड और यहाँ पे विंड लोड है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डेड लोड में भी और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप विंड लोड में भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका तीनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, और वो कंडीशन है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का, तो आप डेड लोड के अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और लाइव लोड के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, और विंड लोड में मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से। तब जाकर के आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा डिज़ाइन लोड का। किसका? डिज़ाइन लोड का। ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब डिज़ाइन लोड हम लोग ये करेंगे तो उसमें इसका कंसिडरेशन किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने पूरे RCC को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। पूरे लिमिटेड मेथड का जो पहला लेक्चर था काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। तो अगर आपने काफ़ी कुछ सीखा है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, ऐसे फ्रेंड्स को जिसको ये नीड है, जो बच्चे अभी इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट की नीड है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सभी को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे इसके नीड है, जिसको इसकी ज़रूरत है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस फ़ायदा ये होगा कि अगर जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे प्रीवियस के सारे नोट्स को कंप्लीट किया होगा। और इस नोट्स को भी आप मतलब पढ़ने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप इस नोट्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पूरा लिमिट स्टेट इसी पे बेस्ड है। ओके, मतलब आगे के आने वाले 2-3 लेक्चर और हैं, इस तीनों को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप बीम, स्लैब, कॉलम, फाउंडेशन, ये सारे के क्वेश्चन को आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन को कर पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। So God bless all you students.